हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब में। मैं नजीर आहिल। जैसा कि आपको भारतीय संविधान के सभी प्रमुख चैप्टरों को काफी विस्तार रूप से चर्चा किया था। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज हम अपने पहले चैप्टर पे चलेंगे, जिसका नाम होगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य, जैसा कि मैं पता है कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसकी केवल इतना ही पृष्ठभूमि नहीं है, इसकी थोड़ी लंबी पृष्ठभूमि है। आइए हम इस पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और यह धीरे धीरे यहाँ सैन्य शक्ति मजबूत करती है और हम पे शासन करना प्रारंभ कर देती है। ब्रिटिश में बैठी महारानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष का आदेश दिया जाता है कि आप जाएं और भारत में व्यापार करें और ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। और उनके द्वारा यानी ब्रिटिश के महारानी द्वारा कुछ रूल बनाए जाते हैं कि आप जाकर हमारे इस रूल के आदेशानुसार जाकर इंडिया में अपना व्यापार चलाएं। आइए हम उनके बनाए द्वारा सभी रूलों पे नजर डालते हैं और एक एक करके विस्तार रूप से सारे एक्ट को समझते हैं। ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वारा कुछ एक्ट बनाए गए जिसे हम चार्टर एक्ट या भारत शासन अधिनियम भी कह सकते हैं। इस सन 1773 ईस्वी से यानी सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट को हम पहले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तथा 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को से लेकर 1947 तक के अधिनियम को हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए आज हम अपने पहले वीडियो को देखते हैं और उसमें सारे एक्ट को यानी सारे चार्टर एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम अपने पहले एक्ट पे चर्चा करते हैं जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या उद्देश्य था और इसे क्यों लाया गया, आइए हम इस पे विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट यह कंपनी को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए लाया गया पहला एक्ट था। इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया, यानी कि पहले तीनों प्रेसिडेंसी में हमारी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बम्बई प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी हमारी हुआ करती थी और पहले यानी रेगुलेटिंग एक्ट से पहले यहाँ तीनों जगह अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को अब एक कर दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जी को बनाया गया और साथ ही साथ 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जैसे एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य उनके सहयोग के लिए। आज वर्तमान भारत में भी एक प्रधानमंत्री और 24-25 उनके सहयोग के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को बनाया जाता है। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उनके कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी या उनके कोई भी कर्मचारी किसी से घूस नहीं लेंगे और अब भारत में कोई भी कंपनी यदि स्थापित करते हैं तो उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, जिसके मुख्य जज एलिजा एम्पे को बनाया जाता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। एक एलिजा एम्पे मुख्य जज और 3 अन्य जज की नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था का गठन किया जाता है। एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर यानी यह निवेशकों का समूह होते हैं
और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का चयन किया जाता है और इसमें से जो हेड होते हैं उसे कंपनी चलाने के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब हम आते हैं एक्ट को। इसके तहत गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया जाता है। पहले गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या 4 थी, अब इसे 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और गवर्नर जनरल के शक्ति को और बढ़ा दी गई। एक अन्य संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। एक अन्य संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत यानी 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक कार्य कर्मचारी द्वारा अलग रखने का निर्देश दिया गया। राजनीतिक कार्य को कर्मचारियों द्वारा अलग रखने का निर्देश दिया गया। अब हम आते हैं 1786 का भारत शासन अधिनियम के तहत। 1786 का भारत शासन अधिनियम के तहत, इसके तहत गवर्नर जनरल को सेनापति या सेना का प्रमुख बनाया जाता था। आज भी हमारे भारत में भारत के राष्ट्रपति को सेना का सेनापति या सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। गवर्नर जनरल के परिषद को रद्द करने का शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया, यानी गवर्नर जनरल के परिषद को रद्द करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। अब हम आते हैं 1793 का शासन एक्ट। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कोलकाता के गवर्नर जनरल को प्रदान की जाती है। अब मद्रास एवं बम्बई के पर्यवेक्षण यानी सभी कार्यों की जिम्मेदारी कोलकाता के गवर्नर जनरल को प्रदान की जाती है। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, यानी कि कंपनी चला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और दे रहे हैं भारतीय राजस्व से उसके सारे वेतन को। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को अब भारतीयों के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, यानी कि स्टाफ रख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और इसे सैलरी दे रहे हैं भारतीय राजस्व से। इसी कंपनी शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। 1793 का शासन एक्ट को अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। इसी के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, यानी कि स्टाफ रख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और उसे सैलरी कहाँ से दे रहे हैं, तो भारतीय राजस्व से उसे सैलरी दे रहे हैं। इसी के द्वारा कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 1793 से 1813 के चार्टर एक्ट को अब हम देखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। ईसाई धर्म को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई कि आप जाकर भारत में अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब इंडिया में ब्रिटेन के कोई भी व्यापारी आकर व्यापार कर सकते थे। कंपनी के शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 1813 से 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर जो पहले 1 लाख रुपए खर्च किए जाते थे, अब शिक्षा पे 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ब्रिटिश द्वारा भारतीय शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी एक्ट के तहत भारत में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसी 1833 के एक्ट के तहत भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। अब हम देखते हैं, अब कंपनी के शासन को 20 वर्ष पुनः बढ़ा दिया गया। अब हम देखेंगे 1853 का एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में एक उच्च अधिकारी पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। इस 1853 के एक्ट के तहत भारत में पहली बार उच्च अधिकारी के प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई और भारत के पहले युवा जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास किए थे वो पहले युवा सत्येंद्र नाथ जी थे, जो 1863 ईस्वी में ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी को बनाया गया। दोस्तों, आशा करते हैं ये भारत शासन अधिनियम आपको काफी विस्तार रूप से समझ में आया। यदि आपको बढ़िया से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।